बुलडोजर पर चीख पुकार, हो हल्ला हंगामा, हुड़दंग। 2 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद एमसीडी की कार्रवाई पर मचा है बवाल, यानी कि हैं कई सवाल। तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। शाहीन बाग में आज अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने वाला था। सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। बुलडोजर, शासन, प्रशासन, भारी पुलिस बल तैनात था, लेकिन शाहीन बाग में अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं हो पाई। एमसीडी को बुलडोजर लेकर लौटना पड़ा, क्योंकि अतिक्रमण पर कार्रवाई के खिलाफ लोग सड़क पर आए। जी हां, सड़क पर उतर आए, बैठ गए, लेट गए, बुलडोजर में भी बैठ गए। जी हां, लोगों में इतना गुस्सा था कि वे कार्रवाई के लिए पहुंचे, बुलडोजर पर चढ़ गए, नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वो मुसलमान हैं, इसलिए जानबूझकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इतना हंगामा हुआ कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, यानी कि सर्वोच्च अदालत, ऑर्डर के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने के लिए कह दिया। ऐसे में सवाल उठता है, अतिक्रमण पर कार्रवाई पर धर्म की दुहाई आखिर क्यों दी जा रही है? क्यों महिलाओं को प्रदर्शन में फिर एक बार जो हमने एनआरसी और सीएए में देखा था कि महिलाओं और बच्चों को सामने किया जाता है, वैसा आज भी दिखाई दिया। अपने मेहमानों से बात करें उससे पहले इंडिया का सवाल के प्रोड्यूसर नवीन मिश्रा की आप ये रिपोर्ट देखें। अतिक्रमण पर चलने बुलडोजर आया। हुड़दंगी हुजूम ने जमकर हंगामा काटा। बुलडोजर पर चढ़े, आगे लेट गए लोग। शाहीन बाग में बवाल, संयोग या प्रयोग? शाहीन बाग में हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ, हुड़दंग हुआ। और ये सब कुछ क्यों हुआ? अतिक्रमण पर एक्शन के खिलाफ, अवैध निर्माण पर कार्रवाई के खिलाफ एमसीडी के बुलडोजर सोमवार सुबह जैसे ही शाहीन बाग में गरजने लगे तो शाहीन बाग के लोग भी घरों से निकल गए। देखते ही देखते हजारों की संख्या में हुजूम सड़कों पर उतर आया और एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ विरोध करने लगा, नारेबाजी करने लगे। और यहाँ पर देखिए, भारी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो फिलहाल सड़कों पर मौजूद हैं और इस कार्रवाई का जो है विरोध लगातार यहाँ पर लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो आसपास के दुकानदार हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और जो विरोध है वो एमसीडी की इस कार्रवाई का किया जा रहा है। क्या करोगे आप लोग? भाई, जो नफरत का एजेंडा है वो हम चलने नहीं देंगे। ये नफरत का बुलडोजर है, ये नफरती बुलडोजर हम नहीं चलने देंगे। आप 365 दिन काम कीजिए, हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन सिंबॉलिक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है इंक्रोचमेंट हटाने के लिए बुलडोजर की जरूरत नहीं है। आप हटाइए इंक्रोचमेंट, लेकिन सबसे पहले आदेश गुप्ता के घर पर हटाइए। सबसे पहले इकबाल सिंह जो नॉर्थ एमसीडी के मेयर है उसके घर पे हटाइए। लोगों के विरोध के बावजूद एमसीडी का बुलडोजर आगे बढ़ता रहा, क्योंकि एमसीडी की टीम के साथ भारी पुलिस बल था। आगे आगे बुलडोजर चल रहा था, पीछे पीछे पुलिस बल था। लेकिन शाहीन बाग के लोगों पर कार्रवाई के खिलाफ जुनून सवार था। वो जान तक दांव लगाने पर आमादा थे। हालात ऐसे बन गए कि प्रदर्शनकारी बुलडोजर पर चढ़ गए और आगे लेट गए। यहाँ पर पूरे इलाके के अंदर जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और भारी संख्या में जो लोगों का जमावड़ा है वो अब यहाँ पर लग गया है, क्योंकि सुबह से ये खबर थी कि यहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर चलेगा। उसको लेकर देखिए, ये जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी, अच्छा
ये फिर से आपसे जानना चाहूँगा कि बुलडोजर तो फिलहाल अब यहाँ पर आ गया है, अगर ये बुलडोजर आगे चलता है तो आपकी क्या किस तरीके से इसका विरोध करेंगे? इस पे सिर्फ मुझे एक शेर याद आता है कि जब हालात अवाम की दुरुस्तगी पर बलवाएं काबिज हों, जब हालात अवाम की दुरुस्तगी पर बलवाएं काबिज हों, जो हैवानियत को बाखूबी मकबूल करें और तानाशाही के फरमान को सररंग शुमार करें, तब ये हक बनता है, तब ये फ़र्ज़ बनता है कि ऐसी सरकार को नस्तो नाबूद करो और मुस्तकबिल के लिए नए दरबान पैदा करो। देखिए बिल्कुल कुछ लोग शेर के माध्यम से इस पूरी कार्रवाई का जो है वो विरोध कर रहे हैं, और देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर बुलडोज़र के ऊपर जो है वो पहुँच गए हैं। शाहीन बाग में कई इमारतों और अवैध निर्माणों को हटाने के लिए एमसीडी के बुलडोजर शाहीन बाग पहुंचे थे। ऐसे ही एक इमारत पर कार्रवाई के लिए जैसे ही एमसीडी पहुंची, लोगों ने टीम का घेराव कर दिया। एमसीडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि एमसीडी उन्हें इसलिए निशाना बना रही है क्योंकि वो अल्पसंख्यक है। भी लोग हैं जनता जानती है कि कानून क्या है। देखिए जिस तरीके से लोगों के दिमाग पे बुलडोजर चलाने की कोशिश हो रही है, यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग इंक्रोचमेंट के खिलाफ हैं, लेकिन जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई करके मुसलमानों के दिमाग पे बुलडोजर चलाने की कोशिश की जा रही, वो हम नहीं होने देंगे। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर बुलडोजर के सामने बैठ गए हैं, और देखिए बुलडोजर के ऊपर यहाँ पर लोग जो हैं वो खड़े हो गए हैं। थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा कि पीछे आ जाइए और यहाँ पर ये पीछे से तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से बुलडोजर जो है वो शाहीन बाग के अंदर पहुँचा है, और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो अब इस बुलडोजर के सामने बैठ गए हैं। एक तरफ शाहीन बाग में अतिक्रमण पर कार्रवाई के लिए बुलडोजर पहुंची, तो दूसरी तरफ सियासत भी जोरदार हुई। हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोई कोशिश बाकी नहीं छोड़ी गई। आप विधायक अमानतुल्लाह खान अतिक्रमण पर सफाई देते नजर आए। नहीं, यहाँ अतिक्रमण नहीं है, जो था मैंने खुद हटवा दिया। 4 दिन पहले मैं आया था, लोगों से आह्वान किया, सारी RWA थी। अब ये लोग कुछ नहीं है, देखो ये बिला वजह क्या है ये, अरे ये तो पेड़ी है, पेड़ी, ये सफेदी कर रहा है आदमी, इंक्रोचमेंट थोड़ा ये बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है। जब यहाँ अतिक्रमण है ही नहीं तो क्यों आए हैं? जब मैंने खुद हटवा दिया तो क्यों आए हैं? मैं जानता हूँ, मैं खुद आया हुआ था, लोगों से मिला था। अब ये राजनीति कर रहे हैं, ये प्योर राजनीति कर रहे हैं, कुछ नहीं है, ये पेड़ी बंधी हुई है। मैं आज इस आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ, चिंता मत करिए। जो लोग अतिक्रमण को बचाने के लिए, जो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के अतिक्रमण को बचाने के लिए, आतंक फैलाने वाले लोगों को अतिक्रमण बचाने के लिए जो बुलडोजर के सामने लेटे हैं, जनता भी उनको लिटाने वाली है। जनता भी जल्दी उनको लिटा देगी, क्योंकि अतिक्रमण किसी धर्म का नहीं होता है। अगर यहां पर आतंक फैलाने के लिए लोग आते हैं और उनको संरक्षण, उनका समर्थन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। एमसीडी के एक्शन और लोगों के सड़क पर उतर जाने की वजह से शाहीन बाग के आसपास इलाके में काफी लंबा जाम लग गया। घंटों तक लोग जाम में फंस गए। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली के शाहीन बाग बुलडोजर एक्शन में बवाल होना था, शायद एमसीडी और पुलिस प्रशासन पहले से ही ये जानता था, इसलिए प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद थी। एमसीडी की टीम के साथ पुलिस बल तो था ही, उसके अलावा सीआरपीएफ की भी कंपनी थी। महिला पुलिस का दस्ता भी था जो प्रदर्शनकारी महिलाओं को कंट्रोल कर रहा था। शाहीन बाग में सोमवार को अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में ठीक वैसा ही नजारा आया जैसे 2 साल पहले सीएए नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध में दिखा था। उस वक्त भी महिलाओं को हथियार बनाया गया था, विरोध प्रदर्शन में आगे कर दिया गया था। 3 महीने से ज्यादा तक शाहीन बाग की सड़कों पर जाम कर दिया गया। ऐसे में सवाल है कि क्या शाहीन बाग में विरोध संयोग है या प्रयोग? ब्यूरो इनपुट के साथ नमित त्यागी की रिपोर्ट। अतिक्रमण कोई आज की बात नहीं, ये सिलसिला सदियों पुराना है।
और चूंकि अतिक्रमण की बात हो रही है तो मैं 90 के दशक में जाना चाहूंगा, जब गोविंद राघव खैरनार, GR खैरनार का नाम आया करता था, जिसका हथौड़ा ये नहीं देखता था कि वो किस धर्म से है, वो केवल यही देखता था कि ये अतिक्रमण है, और आईन का हवाला देते हुए, संविधान का हवाला देते हुए वो हथौड़ा चलता था। लेकिन आज बुलडोजर को लेकर पक्षपात का आरोप है, इसीलिए बवाल है। और मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल है। मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ उमेश सहगल साहब, दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं। सहगल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ यासिर जिलानी साहब, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। यासिर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ वकील MA खान साहब हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। और आज की इस बहस में सर्वोच्च अदालत का जो ऑब्जर्वेशन है कि आप हमारे पास क्यों आए, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, इस पर खान साहब आपसे ढेरों बातें होंगी। हमारे साथ हमारे अपने संवाददाता संजीव कुमार हैं। हमारे साथ दो और मेहमान हैं। हमारे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर आम आदमी पार्टी के नेता, प्रवक्ता, और हमारे साथ नरेश जी हैं। जी हाँ, आपसे नरेश जी हमारे साथ, आपके प्रवक्ता, और कुंतल कृष्ण कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आज सबके पास आऊंगा। सबसे पहले, चूंकि लेटेस्ट इज ग्रेटेस्ट और इंडिया का सवाल है, जब देश की सर्वोच्च अदालत ने ऑर्डर कहा कि आप हमारे पास क्यों आए हैं, पहले उच्च न्यायालय जाइए, और वो भी तब कि एग्रीव्ड पार्टी नहीं आती है, यानी कि जिसके साथ जो हो रहा है वो क्यों नहीं आए, सियासतदान के लोग आकर हमारे पास अर्जी क्यों लगाते हैं? खान साहब। बिल्कुल सही कही है। एग्रीड पार्टी विक्टिम पार्टी को ही जाना होता है, और आज हम जो बात करेंगे वो भी विक्टिम पार्टी ही तरफ से ही करेंगे। और विक्टिमाइजेशन का जो ये राजनीतिकरण हो रहा है, मतलब ये समझिए कि आप सारे सिस्टम को अलग करके, आपके यहाँ एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके यहाँ एक SDM होता है, आपके यहाँ DM होता है, आपके यहाँ उससे नीचे के अफसर होते हैं, प्रशासन होता है, आप उस सारे को बाईपास करके आप ये बुलडोज़र की राजनीति शुरू कर देते हैं। जिस तरह से फैशन इंडस्ट्री में बोल्ड एंड ब्यूटीफुल का ट्रेंड चलता है, आप उस ट्रेंड को बोल्ड एंड बुलडोज़र चलाकर यहाँ पर क्या साबित करना चाहते हैं? तो ये जो पॉलिटिक्स आपने बुलडोज़र की शुरू की है, ये पॉलिटिक्स अगर हम देखें इसको, तो ये जो अभी पीछे जो धार्मिक जुलूसों को लेकर शुरू हुआ है, इसको धार्मिक रंग दिया गया और उसमें बुलडोज़र लाया गया खास तौर से। हालांकि ये बुलडोज़र की राजनीति योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू की थी जब वो दुबे का एनकाउंटर हुआ था, और उसके पीछे भी एक मर्डर मिस्ट्री थी। और दुबे के बारे में आप सब जानते हैं कि उस पर कितने केसेस थे और कितने राजनीतिज्ञ उससे जुड़े हुए थे, और उस सबसे पहले उसका घर ढाया गया। और जब ये लगा कि हाँ ये ट्रेंड तो बहुत अच्छा है, ये तो चल सकता है, तो इसको यूपी में चलाया गया, और आप लोगों को वो भी याद होगा। लर्नेड काउंसिल। खान साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि बुलडोजर की आड़ में मरहम लगाना तो दूर, सियासत ज्यादा दिख रही है कि अपनी रोटियां सेक लो, ये एक मुद्दा मिला है, अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखो, ये ज्यादा दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल यही ट्रेंड है। मैं उसी बात पर आ रहा था। धार्मिक जुलूस जो निकले उसमें अनलॉफुल असेंबली की गई, उसमें हथियार लहराए गए, उसमें प्रोवोकेटिव नारे लगाए गए, उसमें तमाम कानूनों का उल्लंघन किया गया। और जब आपने किसी के ऊपर वो उस हिंसा को लाद दिया, ये मैं जहांगीरपुरी के पस मंज़र में भी बोल रहा हूँ, ये मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के पस मंज़र में भी बोल रहा हूँ, जब आपने ये सब किया वहाँ पर, और उसके बाद फिर आप बुलडोज़र लेकर पहुँच गए, वो कहाँ गई FIR जिसमें ये दिखता कि विक्टिम के साथ ये हुआ है? वो कहाँ गए इंजर्ड लोग? बात कौन बोलेगा अपनी? आपने बात बोलने का किसी को मौका नहीं दिया, आपने बुलडोज़र में लगा दिया, आपने जाकर उसका घर ढा दिया। अब वो अपना घर बचाएगा, अपनी रोजी रोटी को देखेगा, या आपके कानून को देखेगा? या गरीब आदमी के पास सर्वाइव करने के लिए नहीं होता है, हैंड टू माउथ होता है, रोजाना की दिहाड़ी वाले होते हैं। लेकिन आज का जो बुलडोजर गया था खान साहब, वो अच्छा खासा एक बड़ी इमारत थी जिसके सामने स्कैफोल्डिंग लगी हुई थी, और ये कहा जा रहा है कि नोटिस दी गई। नोटिस देने के साथ साथ वहां से जो आवागमन था, यानी कि वहां का जो वाहतुक था, जो ट्रैफिक था, वो बाधित हो रहा था। देखिए, ये जो आज जो हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया, मैं इसको हाई वोल्टेज ड्रामा बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ। अगर डेमोलिशन, किसी भी तरह का डेमोलिशन MCD या दिल्ली पुलिस करना चाहती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो जब करना चाहते हैं तो खूब करते हैं। जैसे आपने हथौड़े का जिक्र किया था, वो खूब चला, और जब चलाना चाहता है एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली पुलिस या कोई भी एजेंसी, तो वो खूब चलाती है। खान साहब आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। मेरे संवाददाता संजीव कुमार ग्राउंड जीरो से हैं। संजीव,
2 घंटे का हाई वोल्टेज ड्रामा। इस वक्त शाहीन बाग में क्या माहौल है? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर सुबह बुलडोज़र आया था। ये वही जगह है और ये वही इमारत है जिसके सामने बुलडोज़र खड़ा था और जिसके सामने वो पूरा जो है जिसको ढाने के लिए आया था। हालांकि अभी इसके सामने से जो इसके बोर्ड लगे हुए थे यहाँ पर उनको हटा दिया गया है और ये फ़िलहाल जो इमारत है अभी पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि विरोध यहाँ पर हुआ, बुलडोज़र को वापस लौटना पड़ा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर उसमें जो याचिकाकर्ता थे उनको कहा कि आप क्यों आए हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो जाएं। और यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जो तमाम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, ये बताइए सुबह जब बुलडोज़र आया, क्योंकि अवैध निर्माण है तो उसको ढाने के लिए आया, तो आपने विरोध क्यों किया? देखिए विरोध की बात नहीं है, अगर अवैध निर्माण है तो है कहाँ? ये अवैध निर्माण कराया किसने? एमसीडी कितना दिन से है दिल्ली में? 10 साल से है। अगर अवैध निर्माण है तो कोई भी काम करने के पहले, घर बनाने के पहले परमिशन लेना होता है। एमसीडी ने परमिशन दिया तो ये बना, फिर ये अवैध कैसे हो गया? अगर अवैध था तो बुलडोजर उतना ही तोड़ के क्यों चला गया जो थोड़ा सा चर्चा वो था? आपको उसका बैनर, उसका विरोध आप लोगों ने किया ना, वहाँ पे विरोध हुआ, बुलडोजर पर लोग चढ़ गए। विरोध की बात नहीं है। विरोध अगर अपनी फंडामेंटल, मान लो कि आप मेरे को थप्पड़ मार रहे हो तो हमें तो हक बनता है ना कि भाई मार क्यों रहे हो। अगर मैं रिएक्टिव नहीं हो सकता हूँ तो क्वेश्चन तो पूछ सकता हूँ ना भाई। लेकिन पहले नोटिस तो दिया गया ना? नोटिस दिया गया तो नोटिस के हिसाब से कहीं कुछ नहीं। पूरा शाहीन बाग आप देख लो, अमानतुल्लाह खान जो यहाँ के एमएलए हैं उन्होंने खुद अपने से घूम के पूरे शाहीन बाग में जहाँ भी इंक्रोमेंट थे, यहाँ तक कि मंदिर के मस्जिद के सामने बैतुल खरा था, वहाँ पेशाब घर था, उसको खुद तोड़वा दिया। तो ये कैसे बोल रहे हो कि यहाँ पर तो पूरा जाम लगा रहता है, पूरा रोड ब्लॉक रहता है। सर अगर आप जाम की बात करते हो तो आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि दिल्ली का एक जगह बताओ जहाँ जाम नहीं लगता है। तो जाम का मतलब क्या? आप घर तोड़ दोगे? अगर जाम का मतलब आप घर तोड़ दोगे, किसी का अपना पर्सनल घर तोड़ दोगे? ये एमसीडी का तो कहना है ये अवैध है, इसलिए उनको तोड़ा जा रहा है। एक मिनट सर, अगर एमसीडी का कहना है ये अवैध है तो एमसीडी को इस बात पे सोचना बहुत जरूरी है कि क्या दिल्ली में शाहीन बाग और कुछ ऐसे इलाके हैं जो अवैध है। दिल्ली में 95% डीडीए के अलावा सारा संजीव, आने वाले कई दिनों तक बुलडोजर के नाम की सियासत चलती रहेगी। न केवल दिल्ली में बल्कि देश के अलग अलग प्रदेशों में बुलडोजर को लेकर ये सियासत लगातार जारी रहेगी, क्योंकि चुनाव है। महाराष्ट्र हो चाहे दिल्ली, नगर निकाय के चुनाव हैं, जिसके पहले इस तरह की सियासत को तपिश बढ़ाने के लिए बुलडोजर धीरे धीरे चलता रहेगा। संजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक खबर है, शाहीन बाग में आज जिस तरह से महिलाएं एक बार फिर प्रदर्शन में सबसे आगे देखी गई नजर आई, उसने इस साल 2020 की याद दिला दी, जब नागरिकता कानून के खिलाफ शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन हो रहा था। बड़े पैमाने पे महिलाएं सड़क पर जमा हो गई थी। विरोध के नाम पर शाहीन बाग की मुख्य सड़क को जाम कर दिया गया था। 3 महीने से ज्यादा का वक्त शाहीन बाग की सड़क को हाईजैक कर लिया गया था। आज एक बार फिर शाहीन बाग में वही दृश्य था, बस मुद्दा अलग था। पिछली बार नागरिकता कानून मामला था, इस बार अतिक्रमण पर कार्रवाई का विरोध। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें नागरिकता कानून को लेकर 2020 में किस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, वही नजारा आज भी देखने मिला। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं अपने मेहमानों की ओर। हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रवक्ता यासिर जिलानी साहब हमारे साथ हैं। यासिर साहब, मेरा सवाल आपसे, 2 घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा, आपका फ्लॉप शो हो गया। देखिए, ये आप तो बहुत ही संजीदगी के साथ पत्रकारिता करते हैं और आपके सवाल तीखे होते हैं, आप कह सकते हैं। लेकिन आप देखिए, जिस पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे आपने सवाल किया था वकील महोदय से, और वो अपनी बातों को कहां से, जो सवाल आपने पूछा उस सवाल का जवाब नहीं आया, उसको कहीं और लेके चले गए। अभी आपको शाहीन बाग समझने की जरूरत है। एमसीडी ने 4 जोन के अंदर अपने बुलडोजर टीम को भेजा था, जहां अवैध अतिक्रमण है उनको हटाने की। आप 4 जोन को अपने रिपोर्टर से पता करिए कि कहीं, चाहे वेस्ट जोन हो, चाहे वो संगम विहार हो, चाहे वो सरिता विहार हो, मदन सागर हो, जो आसपास का इलाका है, कहीं भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ इस तरह की भीड़ आके जो कानून सम्मत काम हो रहा है उसमें रोकने की कोशिश करती है। और उसको लीड कौन करता है? जिससे वहां से कोई लेना देना नहीं। उस मार्केट एसोसिएशन में 50% हिंदुओं की दुकान है, 50% मुसलमानों की दुकान। आप समझने की कोशिश करें। आम आदमी पार्टी का एमएलए
अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए उन नौजवान मुसलमानों का इस्तेमाल करता है जो मुसलमान जज्बात में आके, उनसे कोई लेना देना नहीं था जो भीड़, क्योंकि एक एक पल की हम लोगों के पास खबर थी, जो सरकार, संविधान के ऊपर सवाल और अपने आप को विक्टिम प्ले कार्ड खेलना कि मैं मुसलमान हूं इसलिए हमारे ऊपर हमें सताया जा रहा है। जो 4 जोन में अभी तक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है, वहां ना वहां मुसलमान आया, ना हिंदू आया, ना ईसाई आया, लेकिन शाहीन बाग के जो भीड़ हमेशा से दिखती है। और मैं आपको बताऊं, मुद्दा ये है कि आप 15 साल से कॉर्पोरेशन में हैं, आप 15 साल से सत्ता में हैं, आप 15 साल में उस इलाके में एक कूड़ाघर नहीं दे पाए। अरे आप पहले आ गए, आपके सवाल का जवाब देता हूं। मनीष जी, 4 कूड़ा है वहां पे, 4 कूड़े का खत्ता है, बेहद बद से बदतर हालात है जनाब। उस असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 4 वार्ड हैं, 4 वार्ड में 4 कूड़ाघर होंगे क्या? अब सुन लीजिए, आप अपनी बात पे तमीज से थोड़ी डिबेट को के डेकोरम को मेंटेन करिए। उस 4 खत्ते पे कभी भी अमानतुल्लाह था हिम्मत नहीं करी कि नौजवानों को बरगलाए, भड़काए, खत्ते को खत्म कराए। दूसरा, वहां एक रेत का टीका जहां पे इल्लीगल खड़े होते हैं, जहां बाहर भेजा जाता है। अगर आप ढूंढने निकलो कितनी प्रॉब्लम के जो जी यासिर साहब, इंडिया का सवाल के पहले पड़ाव में मुझे और भी मेहमान हैं, उनके पास भी जाना है। हमारे साथ यासिर साहब आ रहा हूं, हमारे साथ नरेश बालियान साहब जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उसके साथ साथ अनऑथराइज्ड कॉलोनी कमेटी उसके आप चेयरमैन हैं, यानी कि अध्यक्ष हैं। इनसे सवाल पूछिए जी आप भी पूछिएगा। यासिर साहब, आप देखिए, इंडिया का सवाल लोकतांत्रिक मंच है जो लोकतांत्रिक तरीके से चलता है। यहाँ पर हर एक को बोलने का अधिकार है, लेकिन मेरे सारे पैनलिस्टों से आग्रह है कि सोचे वही जो आप बोल सके और बोले वही जिसका आप जवाब भी सुन सके। ये इंडिया का सवाल है। नरेश जी, दिल्ली को साफ करना क्या गलत है? साफ सफाई रखना, साफ करना, सड़क खुली रहे, आवागमन ठीक ठाक चले, लेकिन नेता जब बुलडोजर के सामने कार्रवाई से पहले बैठ जाए, लेट जाए, बुलडोजर में चढ़कर बैठ जाए, तो आखिर कार्रवाई कैसे हो? नरेश जी, देखिए अभी ये बुलडोजर वाला उस सिस्टम इन्होंने यूपी में चला के देखा और वहां इनको लगता है कि कामयाबी इन लोगों को मिल गई। तो अब ये दिल्ली के अंदर नगर निगम का चुनाव था और चुनाव का जो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार निगम के अंदर है और कोई डेवलपमेंट का काम 15 साल में हुआ नहीं। साफ सफाई का काम, एंक्रोचमेंट और इलीगल कंस्ट्रक्शन, ये रोकने का किसका काम था? ये सारी कंस्ट्रक्शन, ये एंक्रोचमेंट एक दिन में तो हुई नहीं, इसमें समय लगा होगा। अब समय लगा तो इनके जो काउंसलर्स हैं, अधिकारी हैं, उन लोगों ने मिलके ये एंक्रोचमेंट और इलीगल कंस्ट्रक्शंस करवाए हैं। और अब ये बुलडोजर, जब दिल्ली के अंदर निगम का चुनाव आया तो इन्होंने सोचा कि बुलडोजर वाला फॉर्मूला दिल्ली के अंदर भी लेके आ जाएं, लेकिन दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। इन लोगों ने जो जितनी भी एंक्रोचमेंट हुई है, ये शाहीन बाग ही क्यों चुना? ये और जगह, बहुत सारी जगह अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रखी है, एंक्रोचमेंट है। इनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता जी, उनके घर पे खुद एंक्रोचमेंट है। इनके 160 निगम पार्षद हैं, जिन निगम पार्षदों के घर पे एंक्रोचमेंट और इलीगल कंस्ट्रक्शन है 160। छोटी संख्या नहीं है, ये बड़ी संख्या है। तो क्या एमसीडी सबसे पहले, अगर कोई नजीर एमसीडी को पेश करनी है तो सबसे पहले आदेश गुप्ता जी के घर पे बुलडोजर चलाएं, फिर उसके बाद जो इनके 160 निगम पार्षद हैं उनके वहां बुलडोजर चलाएं, उसके बाद ये दिल्ली के अंदर कहीं तीसरी जगह बुलडोजर लेके जाना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि पहले इनको अपना खुद का घर साफ करना चाहिए। दिल्ली के अंदर एक मैसेज जाएगा कि भाई आदेश गुप्ता के घर पे एंक्रोचमेंट थी, प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके घर पे बुलडोजर चला है, तो दिल्ली के लोग विरोध खुद नहीं करेंगे इस बात का कि जब इनके प्रदेश अध्यक्ष के घर में एंक्रोचमेंट टूट गई तो हम लोग वहां भी टूट जाएगी। यही होना चाहिए ना। लेकिन इन लोगों को केवल राजनीति करनी है। जहांगीरपुरी की अगर बात करें तो जिस पक्षपात की बात की गई थी, वहां गुप्ता साहब और झा साहब के भी वो 72 के समय के निर्माण को लेकर ढाया गया। अंदर ले लिया,
2 पार्कों जी, को अंदर ले लिया। देखिए जो जहांगीरपुरी वाली जो कहानी है वो 1977 की कटी हुई कॉलोनी है, तो वो अनऑथराइज रेगुलराइज कॉलोनी 1977 की है, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया उसके ऊपर। और एंक्रोचमेंट अगर है तो मैं कह रहा हूं ना, आदेश गुप्ता जी घर पे बुलडोजर चलाइए, दिल्ली में कोई विरोध नहीं करेगा, कोई विरोध नहीं करेगा। इनके 60 मिलियन पार्षदों के घर बुलडोजर चलाइए, कोई विरोध नहीं करेगा, सारी दिल्ली को साफ कीजिए। मुख्यमंत्री ने अपने महल के अंदर ले लिया है, जिसमें उन्होंने स्विमिंग पूल बनाया है। मैं कह रहा हूं जबकि मुख्यमंत्री जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था ना। यासिर साहब, बुलडोजर वाली सियासत का असर आप देख रहे होंगे, पैनल पे भी सियासी मेहमानों के बीच में चलता रहा। हालांकि एक सियासी मेहमान अभी छूटे हुए हैं, कांग्रेस के कुंतल कृष्ण, उनके पास जाऊंगा। सहगल साहब, मेरा सवाल आपसे, बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर, ये बुलडोजर पॉलिटिक्स जब आप दिल्ली के मुख्य सचिव थे तो क्या इस तरह की पॉलिटिक्स जब भी एनक्रोचमेंट को लेकर, अतिक्रमण पर कार्रवाई करने को लेकर आती थी, तो क्या कभी आपको इसका सामना करना पड़ा? और आज आपको क्या लगता है एमसीडी से क्या चूक हो गई? इतनी खराब सिचुएशन दिल्ली में आज तक कभी नहीं थी। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होती रही, थोड़ी बहुत करप्शन रही, तो इसलिए वो उसको हटाया ही नहीं गया, बीच बीच में हटाते भी रहते थे। काफ़ी झुग्गियाँ झोंपड़ियाँ हटाई गई, काफ़ी जाता था, मगर इसको अब टोटली पोलिटिसाइज कर दिया गया। ये तो या हिंदू मुस्लिम सवाल बना दिया जाता है, या गरीबों का सवाल बना दिया जाता है, या कोई और सवाल बना दिया जाता है करके आज जो सामने सारे देश के सामने नज़र आया कि एक बिल्डिंग जो कि साफ नज़र आ रहा है कि नई बिल्डिंग बन रही है, और उसको रोकने के लिए सारा का सारा एरिया वहाँ इकट्ठा हो गया और बुलडोज़र के आगे लेट गया, बुलडोज़र के ऊपर लेट गया। उससे क्या सिग्नल मिला? उससे ये सिग्नल मिला कि यही नहीं, अब जिसकी भी मर्ज़ी है वो आप करो, हम सारे आपकी मदद करने आएंगे। तो ये हुआ कि पूरे शहर को आप अल्टीमेटली शाहीन बाग बना दीजिए, क्योंकि अगर ये सिग्नल है वहाँ से मिला, तो अगर किसी दूसरे एरिया में ये जाएंगे तो वहाँ के लोग भी इकट्ठे हो जाएंगे, वो भी इसके ऊपर खड़े हो जाएंगे, उसको अपोज करेंगे। अब पॉइंट इज़ कि रूल ऑफ लॉ आने के लिए कि एक जनरली अग्रीमेंट होनी चाहिए, सबको मानना चाहिए कि हाँ रूल ऑफ लॉ है। अगर एमसीडी ने एक्टिविटी की है जो कि लॉ के अगेंस्ट है, तो उसको कोर्ट्स को स्टे देना चाहिए, कोर्ट में जाइए या उसके कानून की बात करिए कि हाँ कानून, उसमें पॉलिटिक्स कहाँ से आ गई? या आपका काम गलत है या आपका काम ठीक है। अगर आपका काम ठीक है तो आप करने दीजिए उसको। अब आज के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि दिल्ली के किसी एरिया में आप किसी भी अतिक्रमण को दूर कर सकते हैं। तो आप अगर कह रहे हैं, जिस तरह चीफ मिनिस्टर हमारे कह रहे हैं कि हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, तो ये वर्ल्ड क्लास सिटी नहीं बनेगी। ये आप क्या अल्टीमेटली एक छोटी सी ओवर बिल्ट विलेज बन जाएगी, जिसमें हर तीसरी बिल्डिंग अनऑथराइज्ड होगी और सारी अपना जो जिसकी मर्ज़ी है, ना कोई कानून, ना कोई नियम, ना कोई लॉ, ना कोई बाई लॉ, जो आपकी मर्ज़ी आप करते चलिए। अब आपके लिए ये सारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सबको चाहिए कि एक चीज़ में एग्री करें कि ये पॉलिटिसाइज ना करें इस इशू को, और पहले अपनी मीटिंग कर लें। पहले मीटिंग में नहीं, अगर मान लीजिए शहीन बाग को हाथ लगाना तो मत लगाओ, छोड़ दो उसको, बाकी एरियाज़ के तो जाओ। और इतनी जगह पे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, इतनी जगह पे काम चल रहा है, वहाँ कर लो। अब आज के बाद मेरा नहीं ख्याल कि दिल्ली में कोई भी किसी भी एरिया में बुलडोज़र या एमसीडी की टीम या पुलिस की टीम को जाने देगा। जी सहगल साहब, आपने अपने तजुर्बे, और आप जब मुख्य सचिव थे दिल्ली के, तब जो आपने अनुभव किया होगा और आज जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसको लेकर मुझे ऐसा लगता है कि जरूर गवर्नेंस को लेकर, जी हाँ गवर्नेंस को लेकर कि आखिर अगर दिल्ली को, जो कि हमारी देश की राजधानी है, देश की राजधानी को अगर वर्ल्ड क्लास बनाना है और अगर इस तरह से अतिक्रमण नहीं हटा तो ये कैसे बनेगी? सहगल साहब, कुछ और सवालों के साथ आपके पास आऊंगा। कुंतल कृष्ण, कुंतल जी, मेरा सवाल आपसे, सहगल साहब को आपने सुना, दिल्ली सरकार के आप पूर्व मुख्य सचिव रहे, वो खुद कहते हैं कि इस समय वो मानने पर मजबूर हैं कि अतिक्रमण के नाम पर जो सियासत हो रही है ये अपने आप में दुर्भाग्य है। अतिक्रमण के नाम पर तुष्टीकरण अपने आप में सरासर गलत है। नेता जाते हैं, बुलडोजर की कार्रवाई के पहले लेट जाएंगे, बैठ जाएंगे, सो जाएंगे, बुलडोजर पर चढ़ जाएंगे,
ये तुष्टिकरण बंद करिए। कुंतल जी। मनीष जी, सहगल साहब की बातों को हमने भी पूरी तरीके से सुना और आपने भी पूरी तरीके से सुना। सहगल साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि गवर्नेंस में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, और ये शाहीन बाग में अतिक्रमण का मुद्दा आज इंडिया के सवाल में मनीष अवस्थी ने इसलिए उठाया है कि मनीष अवस्थी को भी पता है कि इसके पीछे पूरे इंडिया पे इफेक्ट डालने वाला एक नया डिस्कोर्स है। चर्चा उस डिस्कोर्स की होनी चाहिए। इस देश में पिछले 7-8 साल में जो एस्टेब्लिशमेंट रहा है, उसने एक नया डिस्कोर्स स्थापित करने की कोशिश की है। वो एक महज संयोग नहीं है कि आज बुलडोजर सिर्फ शाहीन बाग पे गया। भाई, आपको दिल्ली को साफ करना है तो एमसीडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई सफदरजंग एक्सटेंशन में क्यों नहीं की, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन में क्यों नहीं की, जनकपुरी में क्यों नहीं की, शाहीन बाग ही क्यों? मैं आपको जवाब दे देता हूं, शाहीन बाग ही क्यों? शाहीन बाग इसलिए इस देश में एक एस्टेब्लिशमेंट है पिछले 7-8 सालों से, बीजेपी और उसके पॉलिटिकल मास्टर्स आरएसएस, जो कि हर छोटी सी छोटी चीज को पॉलिटिसाइज करते हैं वोटों के ध्रुवीकरण के लिए और इस देश में असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के। आज इंडिया के सवाल जैसे प्राइम टाइम पे हम इस बात की चर्चा नहीं कर रहे कि एलपीजी का सिलेंडर 2500 रुपए का हो गया है, पर हम और आप इस बात के लिए फोर्स्ड है चर्चा करने के लिए कि शाहीन बाग में अतिक्रमण। कुंतल जी, सर सम्मान मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, आप जब भी इंडिया का सवाल में आते हैं अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने, आप ये सारे मुद्दों का जिक्र करते हैं और समय समय पर हम इन मुद्दों को भी छूते हैं, लेकिन आज आप कहेंगे कि शाहीन बाग ही क्यों? आपका हक है पूछना। मैं आपको बताता हूं, समाज का ताना बाना अगर डिस्टर्ब होगा, अगर उसको चोट पहुंचाने की कोशिश होगी, तो इंडिया में इस तरह के कई सवाल लेकर मैं रोज आऊंगा। मनीष जी, मेरा सवाल आपसे नहीं है कि शाहीन बाग ही क्यों। मुझे पता है इस देश में जो एस्टेब्लिशमेंट है, बीजेपी की सरकार और आरएसएस का जो तंत्र है, उसने फोर्स कर दिया है पूरे के पूरे एनवायरमेंट को कि हम इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करें, क्योंकि इन मुद्दों पर चर्चा करने से दो फायदे हो रहे हैं। वोट बैंक की पॉलिटिक्स है यासिर साहब। वोटों का ध्रुवीकरण, वोटों का ध्रुवीकरण और असली मुद्दों से भटकाव। जी यासिर साहब, वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है, कुंतल कह रहे हैं वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। और यही नहीं, आरोप तो यहां तक है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को भी शाहीन बाग में बसाया गया है। आदेश गुप्ता जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने और आपने दोनों ने सुना। आदेश गुप्ता जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश और रोहिंग्या की बात कर रहे हैं, क्या पूरा का पूरा शाहीन बाग बांग्लादेशी और रोहिंग्या से बसा हुआ है? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जब अतिक्रमण मुक्ति की बात करते हैं तो सिर्फ बांग्लादेश और रोहिंग्या की बात करते हैं। ये तुष्टीकरण की वाली राजनीति पैदा ही अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। एक विशेष वर्ग जिसको मुसलमान कहते हैं, उसके कंधे पे ही वे फिर वही हिंदू और मुसलमान की बात करके हर बात में पोलराइजेशन कराने की बात। 71 में हर जगह मनीष जी, भाजपा और आरएसएस का एजेंडा है कि हर एक इशू को पोलराइज कराया जाए, हर एक इशू को पॉलिटिसाइज कराया जाए। भाजपा और आरएसएस का एजेंडा है कि असली मुद्दे पे बात ही नहीं होने दी जाए। ना इनके नेता बोल रहे हैं। आदेश गुप्ता जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की बात करते करते बांग्लादेशी, रोहिंग्या और मुसलमान की बात करते हैं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अभी लॉ एंड ऑर्डर की बात करते करते मुसलमान की बात करने लग जाते हैं। भाजपा और आरएसएस का एजेंडा है कि वोटों का पोलराइजेशन हो और असली मुद्दों से भटकाव हो। शाहीन बाग से भड़काने के बाद नौजवान मुसलमान जामिया के छात्र आज जेल में सड़ रहे हैं और ये ऐश कर रहे हैं। इनकी राजनीति, इनका नेता जिलानी साहब आप मुझे एक बात बता दें, आप जिलानी साहब एक बात बता दें, सफदरजंग इनक्लेव के लंदन में है कि सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करना इनके चरित्र की लंदन में है। मुसलमान आज सफदरजंग इनक्लेव और पंजाबी बाग में आपके बुलडोजर क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं देख रहा है कि मुसलमानों को इस्तेमाल किया। इस देश की आने वाली पीढ़ियां लानत की, बात करने देश की आने वाली पीढ़ियां लानत देगी। हमेशा हर चीज का इस्तेमाल वोटों के ध्रुवीकरण के लिए मत करें। पूरा हिंदुस्तान जानता है, भागलपुर का दंगा, मलियाना का दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा, 84 में सिखों की
बर्बरता से हत्या, आप जिलानी ये सब साहब, आपने जिलानी कराया। साहब, जिलानी 75 में साहब, इमरजेंसी यासिर आपने साहब, दी। यासिर आपने साहब, भारत को यासिर एक साहब, तरीके अतीत से में जाएंगे, प्रयोगशाला बनाया और उसी प्रयोगशाला में आज आप अतीत में फंसे जाएंगे रह गए। यासिर साहब। जीरो हो कोयले गए। को आज जितना आपको घिसो पूछने उतना वाला कोई काला नहीं होता है, बचा। एक कहावत है, कोयले को जितना घिसेंगे उतना काला होगा। हमें वर्तमान में बात करना है, भविष्य को अवस्थी देखना है। साहब, अतीत में जाते जाते वर्तमान इन्हें जरा कुंतल जी, संग्राम की लड़ाई भी याद वर्तमान में दिलवा रहते दें। हुए एक उज्जवल भविष्य की कामना करनी है। वर्तमान को चर्चा कर उज्जवल भविष्य की कामना के लिए हम चर्चा और बहस करते हैं। आप दोनों इस तपिश वाली बहस के बाद थोड़ा सा विराम ले, थोड़ा सा आराम करें। मेरे पास कुछ और मेहमान हैं जो मेरे साथ है। हमारे साथ जनाब अहमद खान साहब हैं। जी आप अधिवक्ता हैं, लर्नेड काउंसिल हैं। लर्नेड काउंसिल मिस्टर खान, मेरा सवाल आपसे है। कपिल मिश्रा जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो कहते हैं कि शाहीन बाग, जामिया ये अपने आप में मिनी पाकिस्तान। देखिए, कपिल मिश्रा जी के बारे में पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो एक नफ़रत का सिंबल हैं और वो एक ऐसी पार्टी से आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं करती है। और कपिल मिश्रा के खिलाफ पिटीशन पेंडिंग है दिल्ली हाई कोर्ट में, उस पर जो फैसला आएगा वो आएगा। लेकिन उसके अलावा राइट्स की कम से कम 10 FIR मैंने ऐसी पढ़ी हैं खुद जिसमें कपिल मिश्रा का नाम है। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली पुलिस ने, सिस्टम ने उनको सपोर्ट किया और वो बचे हुए हैं। अदरवाइज़ वो सबसे पहले जेल जाने चाहिए थे। तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, मिनी पाकिस्तान भी बोल सकते हैं, इसको पाकिस्तानी भी बोल सकते हैं, बांग्लादेशी भी बोल सकते हैं, रोहिंग्या भी बोल सकते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऐसे आदमी की बात पर अगर लोग यकीन करेंगे तो वो अपने आप को धोखा देते हैं। जी, लेकिन जनाब जिस तरह से वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही है, जो बाहर से लोग आकर जैसे बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को वहाँ बसा दिया जाता है। और क्यों बसाया जाता है, सीधी उंगली उठती है जनाब खान साहब कि वो केवल और केवल वोट के लिए, वोट बैंक के लिए बाहर से लोग लाओ, बसाओ, अवैध कॉलोनियाँ बनवाओ, अवैध तरीके से निर्माण करवाओ और वोट पाओ। देखिए, शाहीन बाग जिसका नाम है, जो उस इलाके का नाम है, वहाँ पर लोगों का 90% बिजनेस, 90% वर्क कंस्ट्रक्शन या और दूसरी चीज़ों से जुड़ा हुआ है और वो सभी डायरेक्ट दिल्ली पुलिस से जुड़े हुए हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके मोबाइल में दिल्ली पुलिस के अफसरों का फ़ोन नंबर ना हो, हर वक्त वो कांटेक्ट में है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की रीच बहुत ज़्यादा है और दूसरे इलाकों के मुकाबले पर। मतलब मुझे अपने पड़ोस के बारे में इतना नहीं पता होता जितना लोकल कांस्टेबल को पता होता है। तो ये कहना कि आपका सिस्टम क्या कर रहा है, मैं कह देता हूँ सारे पाकिस्तानी हैं, सारे बांग्लादेशी हैं, आपका सिस्टम क्या कर रहा है, आपकी पुलिस क्या कर रही है? जो पुलिस वहाँ बैठती है, जो पुलिस वहाँ से चलती है, लोग ट्रांसफ़र कराकर मोटा पैसा देकर उस थाने में आते हैं। क्यों क्या कर रहे हैं? क्यों आते हैं खान साहब, ये बड़ी बात कही आपने। क्यों आते हैं? कंस्ट्रक्शन है, बिजनेस है, वहाँ पर मेन इनकम कंस्ट्रक्शन से है। यानी आप जनाब खान साहब ये कहना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि आप उस इलाके के पुलिस थाने में आओ, अवैध तरीके से चीजों को चलाते रहो, पैसा कमाओ और चले जाओ। एग्जैक्टली। जी आपके पास आऊंगा। नरेश बालियान साहब, आज जिस तरह से नजारा देखने मिला शाहीन बाग में, विधायक और पार्षद दोनों आप ही की पार्टी के हैं। नरेश जी, क्या बुलडोजर और पुलिस की एंट्री शाहीन बाग में बैन है क्या? देखिए, अगर कोई चीज इलीगल है, अनऑथराइज है और उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अगर मान लीजिए लोगों को तकलीफ है और कोई मान लीजिए ट्रैफिक जाम है तो उसके ऊपर 100% कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप पिक एंड चूज करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको पहले कहा कि इनके प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के घर का इंक्रोचमेंट है, आप बुलडोजर वहां चलाइए, वहां से पूरी दिल्ली में मैसेज जाएगा। आप इनके 60 निगम पार्षद हैं, उनके बुलडोजर चलाइए, पूरी दिल्ली में मैसेज जाएगा। उसके बाद आप जहां जहां आपको लगे एनक्रोचमेंट है, आप अभी एक बात इन्होंने कही कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या। देखिए, बांग्लादेशी और रोहिंग्या दिल्ली से 1400 किलोमीटर दूर चलकर दिल्ली में आए कैसे? ये किसका फेलियर है? और अगर आज ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो इन लोगों ने ये प्लांट किए हुए हैं बीजेपी के, उसका रीजन बता रहा हूं कि इनको ये पता है डेवलपमेंट और विकास के नाम पर एनसीडी में इन्होंने कुछ किया नहीं, तो दिल्ली सरकार से उसके सामने, दिल्ली सरकार के कामों के सामने खड़े नहीं हो सकते। जो 2020 का दंगा हुआ वो इनका प्लांट किया हुआ था, जहांगीरपुरी में जो हुआ वो इनका प्लांट किया हुआ था। और अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी आइडेंटिफाई भी लोगों ने कर लिए हैं तो उठा के बाहर फेंकिए। कौन रोक रहा है? किसकी जिम्मेदारी है बाहर फेंकने की? केवल और केवल दिल्ली का माहौल खराब आप लोग करना चाहते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी गलतफहमी है।
कि दिल्ली का माहौल ये हिंदू मुस्लिम बुलडोजर जहांगीरपुरी और ये शाहीन बाग, ये दिल्ली के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि दिल्ली के लोग डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, विकास की, कि दिल्ली को किस तरीके से हम वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएं, दिल्ली के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हो। और इसका इनको 2 बार समझ में भी आ चुका है इस बात का कि 2015 का चुनाव था, 2020 का चुनाव था और अब तो निगम का चुनाव था। निगम के चुनाव का इनके पास सर्वे था, इनके पास रिपोर्ट्स थी अमित शाह जी के पास कि बीजेपी का क्या हाल होने वाला है, इसलिए इन्होंने चुनाव से रिपोर्ट के आधार पर नरेश जी बीजेपी कहती है कि ताहिर हुसैन किसके पार्षद है? देखिए, अगर जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी ने कार्रवाई की। आप अगर जो मान लीजिए ये वही दंगे और वो सारी चीजें इस निगम के चुनाव से बुलडोजर को जोड़ के देख रहे हैं तो बीजेपी की गलत फहमी है। लोगों ने 15 साल इन लोगों ने करप्शन करके तो ये बिल्डिंगें बनवाई हैं, ये बिल्डिंगें बनवाई हैं इन लोगों ने, इन लोगों के कोर्ट ने कहा है कि इन्होंने बिल्डिंगें बनवाई है, ये अवैध निर्माण बीजेपी का ही करवाया। 15 साल से ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, सारा का सारा पहले पैसा इनके काउंसलर्स, इनके मेयर, इनके स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, ये सब लोग मिलकर अवैध निर्माण करवा रहे हैं। और अवैध निर्माण जब हो रहा था तो उस समय सो रहे थे, उस समय कहा थे, उस समय तो पैसा ले रहे थे, उस समय तो पैसा ले रहे थे, उस समय इन लोगों को अनऑथराइज्ड एनक्रोचमेंट और कंस्ट्रक्शन दिखाई नहीं थी। आज जब निगम का चुनाव आया तो एक मुद्दा लेके आ गए कि हम एनक्रोचमेंट हटाएंगे। अरे का एनक्रोचमेंट हटाएंगे? 15 साल से तुम्हारी सरकार है तो तुमने होने ही क्यों दिए? अगर बांग्लादेश और रोहिंग्या दिल्ली के अंदर आए हैं तो तुम्हारा रोकने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, तुम्हारा फेलियर है, आपको बड़ा तुम्हारा फेलियर है कि वो दिल्ली के अंदर आ गए। तुमने आज अगर उठा के बात की कौन रोक रहा है? किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी आप और ये समझ लिया है कि अगर सिर्फ और सिर्फ दे दी जाए तो आप क्या करेंगे? मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर पुलिस मिल जाएगी तो अपने अपोजिशन के लोगों के साथ क्या व्यवहार करेंगे, उसका उन्होंने एग्जाम्पल राजेंद्र बग्गा के केस में करने की कोशिश करी, उसमें आपको बड़ा तमाचा मिला है। उसका नाम पब्लिक देख रही है, पब्लिक एक बार डिपार्टमेंट हो गया एमसीडी का नाम। ये हालत कर दी आपने दिल्ली चढ़ गए चूल्हे पे, दिल्ली की हालत कर दी आप लोगों ने। जो काट और की दिल्ली हांडी के है ना, लोगों को पता था इस बार वाली नहीं है, बदला, इस बात दिल्ली के को लोगों को समझने की आपको कोशिश चुनाव का करिए। रिजल्ट पता पब्लिक था, समझ रही इसलिए है, आपने चुनाव के चक्कर में बुलडोजर रेस के पब्लिक लेके आए समझ रही है। हैं। लेकिन और आपको जवाब देना पब्लिक होगा समझ रही है, जिस तरीके से चुनाव आपके करवा हर के डिपार्टमेंट देखिए, में चुनाव आपके करवा जलबोर्ड के की देखिए, हालत आपको क्या पता है, चलेगा कि आपके दिल्ली के लोग स्वास्थ्य क्या की हाल हालत करेंगे चरमराई आपकी हुई है पार्टी दिल्ली का। में। एक आप बार जिस चुनाव तरीके करवा से के फेलियर देखिए, हैं, म्युनिसिपल तमाम कॉर्पोरेशन पानी ऑफ को दिल्ली लेके को त्राहिमाम बहुत मचा हुआ करप्शन है, डिपार्टमेंट कर पानी दिया आप को लोगों लेके ने, आपके हर इलाके में बाहरी दिल्ली में मर्ड। मेयर ने आपके स्टैंडिंग कमेटी के सारे लोग केवल और केवल करप्शन, क्योंकि आपके पास कहने के लिए कुछ करप्शन है ही नहीं। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, 15 साल से कंस्ट्रक्शन चल रही है। अब अरे क्यों नहीं आपने रोकी आपने? क्यों नहीं उसके ऊपर एक्शन लिया? बिजली उस की टाइम तो आप सब्सिडी लोगों नहीं ने चाहिए, लाखों रुपए इकट्ठे किए, वो हमारे करोड़ों सामने रुपए आ जाए, आपने भ्रष्टाचार किया इन बिल्डिंगों में बनाने में, चिंता ना करिए, और आज जनता अगर आएगी आज उसके और ऊपर आप कार्रवाई पूछेगी कर कि रहे हैं, इस बार आपने तो किया क्या? क्यों नहीं आपने जनता रोका? ये जनता किसकी पूछेगी, जिम्मेदारी ये थी? पब्लिक 15 है, साल सब में जानती है। कौन रोकेगा उसको? जनता पूछेगी, ये पब्लिक है, सब जानती है। यासिर साहब, नरेश जी, ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक के पास अपने नेताओं का रिपोर्ट कार्ड होता है और वो जब चुनाव आता है तो वो बता देती है कि वो कितना जानती थी। हमारे साथ उमेश सहगल साहब है, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है और सहगल साहब ने वक्त निकाला है, दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव रहे। सहगल साहब, अतिक्रमण किसी धर्म का नहीं होता और बुलडोजर चलते वक्त भी कोई धर्म नहीं देखता, लेकिन जो बुलडोजर पॉलिटिक्स हो रही है ये अपने आप में पूरी फिलॉसफी को धराशायी कर देता है। नहीं, अतिक्रमण जो है वो तो खैर कि कोई धर्म नहीं देखता, क्योंकि मैंने तो पहले भी कहा, तो ये तक कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। अगर मुसलमान के को पकड़ोगे वो कहेंगे जी हिंदू मुस्लिम सवाल है, अगर गरीब के आदमी को पकड़ोगे तो गरीब हिंदू का सवाल है, अगर आप जाते हैं इधर बिल्कुल अमीर एरियाज़ में तो वहाँ ये सवाल है जी हमें क्यों किया जा रहा है, बाकी शहर क्यों छोड़ा हुआ है। तो आर्गूमेंट्स इतनी बन गई हैं कि आज की डेट में एक्चुअली दिल्ली में प्रॉब्लम ये है कि मीडिया सारा यहाँ है, एकदम मीडिया अटेंशन मिल जाती है और लोगों को ये पता है कि ज़्यादा पुलिस कुछ करेगी नहीं, तो आप अपना डंडे लेके बैठ जाओ, औरतें आगे कर दो, मर्द आगे कर दो, जो आपने करना करिए, हम आपका काम नहीं होने देंगे। अगर यही स्थिति चलती रही तो कम से कम हमारे शहर में तो नियम कानून को आप भूल जाइए। हर चीज़ में अब जिस तरह ये है कि पहले छोटा चोर कहेगा कि बड़े चोर को पकड़िए, बड़ा चोर कहेगा यार इतने चोरियां हो रही हैं मैं क्यों ना करूं, सारे ही कर रहे हैं।
तो अगर नियम कानून को फॉलो नहीं करेंगे, और सबसे पहले जो कानून को फॉलो करना चाहिए वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को करना चाहिए, कि हमारी 3-4 बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, बड़ी पुरानी पार्टीज़ हैं, इन सब को ये फैसला कर लेना चाहिए कि सब कानून के मुताबिक होना चाहिए, और बिल्कुल जो जिसकी दाटी उसकी भैंस वाला फार्मूला बंद होना चाहिए। जी, फॉर्मूला बंद होना चाहिए। कुंतल जी, सहगल साहब को आपने सुना, सारे राजनीतिक दलों को एक मंच पर आकर यह सोचना और विचार करना जरूरी हो जाता है कि अगर देश के विकास की बात है, जी हाँ, देश की राजधानी यानी दुनिया भर में दुनिया के सबसे बड़े और मजबूत लोकतंत्र की राजधानी में अगर उसको सुंदर बनाने में, उसके विकास कार्य में अगर इस तरह से सियासत होगी तो आखिर देश और देश की राजधानी बढ़ेगी कैसे? जी, मैं सहगल जी की बातों से 100% इत्तेफाक रखता हूं, और आपने ही अपने रिपोर्ट में कहा था, आपको याद है और सहगल साहब को भी याद होगा, मुझे भी याद है कि जीएन खैरनार का हथौड़ा चला था, सबके ऊपर चला था। जानते हो क्यों चल गया था? क्योंकि उस वक्त प्रशासन का राजनीतिकरण नहीं किया गया। मैं सिर्फ एक बात आपसे कह रहा हूं, मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि वोटों के लिए हर चीज का राजनीतिकरण मत कर। वोटों का ध्रुवीकरण अपनी जगह है, आप मुद्दों पे वोटों का ध्रुवीकरण करने की बात करें। अगर आपने विकास किया है, विकास का नाम करके वोटों का ध्रुवीकरण, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हर जगह हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, ये सब बात मत लाए। जी, हिंदू मुसलमान ना हो, और अतिक्रमण को लेकर खासकर तुष्टीकरण का जो सवाल था, जो कि मैंने ब्रेक के बाद चर्चा करूंगा कहा था, कपिल मिश्रा ने, जनाब अहमद खान साहब, कपिल मिश्रा ने एक और आरोप लगाया है, शाहीन बाग में संविधान को लागू करवाना लगभग असंभव है। तो क्या शाहीन बाग देश के बाहर है खान साहब? देखिए, मैंने कहा था ना, कपिल मिश्रा टाइप के लोगों की बात को सीरियस नहीं लेना चाहिए। संविधान जितना शाहीन बाग में लागू है उतना आसपास के दूर दूर तक किसी कॉलोनी में किसी जगह लागू नहीं है, और ख़ासतौर से आज हम एमसीडी पर चर्चा कर रहे हैं तो एमसीडी में तो बिल्कुल ही लागू नहीं है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं कि अभी 15 दिन पहले मैं एक नोटिस सर्व कराने के लिए लाजपत नगर एमसीडी ऑफिस गया था, एसडीएमसी ऑफिस। मैं वहाँ जाकर मैंने बाहर पूछा कि वो फलां दफ्तर जो है कौन से फ्लोर पर है, किस जगह। मेरे जाने से पहले ही उनको पता चल गया, उसके फ़ोन आ गया पीछे बाहर। मतलब आप ये समझिए करप्शन की इतनी हद है कि बाहर जो काउंटर लगे हुए हैं, बाहर जो ऑफिसेज बने हुए हैं, वो पहले ही कैच कर लेते हैं नक्शा कैसे पास होगा, किसका कितना ऑथराइज होगा, किसका ठेला लगेगा, किसका चालान कितने का कटेगा। 2000 रुपये का चालान आ रहा है तो आप 200 रुपये भी कर देते हैं, उसको 5000 रुपये। मतलब वहाँ करप्शन की एक अनलिमिटेड फिगर है जो। और ये बात एमसीडी के ऑफिस में बैठकर मुझे एमसीडी के ही लोगों ने बताई कि आप ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। मतलब मैं आपको यहाँ डिटेल में वो नहीं बता सकता सब, लेकिन इतना करप्शन है। और ये चीज़ मैं आज से नहीं देख रहा हूँ, ये चीज़ 15 साल पहले भी मैं जब एमसीडी में गया था, जब भी मुझे यही देखना पड़ा था। तो आप जब ऐसे सिस्टम को में रह रहे हैं तो आप कपिल मिश्रा जैसे लोगों की बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो कुछ भी कह सकते हैं। संविधान को लेकर जितनी चर्चा शाहीन बाग में है, संविधान जितनी बार पढ़ा गया, मेरे ख्याल से बीजेपी के किसी एक आदमी ने भी इतना नहीं पढ़ा होगा। जी जी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यासिर जिलानी साहब, अगर देश को विकास करना है तो भ्रष्टाचार मुक्त करना होगा। मनीष जी जी जी, आप जवाब दें। मनीष जी, देखिए, मैं एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि शाहीन बाग हिंदुस्तान का हिस्सा है और आईन और दस्तूर से चलने वाले वहाँ लोग रहते हैं, बेहद दानिश्वर लोग रहते हैं। कुछ लोग वहाँ पे राजनीति करते हैं, वहाँ के नौजवानों के कंधे। हम लोगों का सवाल आज से 3 साल पहले भी उन्हीं से था और आज भी उन्हीं लोगों से है जिन्होंने आईन और दस्तूर को धत्ता बताते हुए, जब संविधान के हवाले से एक बुलडोजर जाता है तो वहां पे वो लोग खड़े होके माहौल को, सौहार्द को, गंगा जमुनी तहजीब को तार तार करते हैं। पूरे दिल्ली में बुलडोजर चला, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक फोकस शाहीन बाग में उन्हीं लोगों ने, किन लोगों ने, मैं नाम लेता हूं, मुझे नाम लेने में ना घबराहट होती है, ना हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी से डरता है, किसी से घबराता है। हमेशा चुनावी राजनीति के लिए खड़ा और तत्पर रहता है। जी, चुनावी राजनीति के लिए तत्पर खड़ा रहता है यासिर साहब। देश में चुनाव गाए बगाए होते रहते हैं। यासिर जिलानी साहब
मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, मुझे शो खत्म करना है, समय की मजबूरी है। यासिर जिलानी बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ नरेश बालियान साहब जो कि आम आदमी पार्टी के नेता और अनऑथराइज्ड कॉलोनी कमेटी जो कि नई दिल्ली की है उसके आप अध्यक्ष, आप जुड़े। हमारे साथ एम ए खान साहब जो कि अधिवक्ता हैं और शाहीन बाग का पक्ष लेने के लिए आप हमारे साथ आए। कानून के दायरे में रहकर आपने अपनी बात रखी, आखिर कानून क्या सोचता है। आप सभी का कुंतल कृष्ण भी आए, उन्होंने आखिर कांग्रेस का हाथ किसके साथ इस पर बात की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि देश में बुलडोजर से ज्यादा तेज सियासत दौड़ती दिखाई दे रही है। सोचना जरूरी है। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।